नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए जनरल अवेयरनेस की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सेट 6 जो है ना उसको डिस्कस करेंगे और आज है 5 मार्च 2021। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया The National Investment Promotion Agency of India becomes winner of the 2020 United Nations Investment Promotion Award. The UN agency who conferred this award is। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड होता है, ओके 2020 में यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है भारत की ही यहाँ पर एक संस्था जिसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। ओके, तो यहाँ पर एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के तौर पर यहाँ पर एजेंसी के तौर पर जो है भारत के लिए ये काम करती है इन्वेस्ट इंडिया। तो अभी 2020 का विनर इसको बनाया गया है, एक यूएन की एजेंसी है, उसके द्वारा ये जो अवार्ड जो है इनको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कौन सी एजेंसी है यूएन की? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी में बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, और ऑप्शन डी में बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कौन सा आंसर जो है वो सही है? तो उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी UNCTAD। ओके, तो ये इसका जो है सही आंसर है। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें रिसेंटली राजगीर जू सफारी गॉट रिकॉग्निशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज लोकेटेड एट। तो राजगीर जू सफारी है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ही जो है ना यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए जू। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरला। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली बांग्लादेश साइंड इट्स फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA विद ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चाइना। तो बांग्लादेश ने हाल ही में एक PTA नाम का एग्रीमेंट जो है इसको साइन किया एक कंट्री के साथ। तो किसके साथ साइन किया है? तो क्या आपको सही आंसर लग रहा है इसका? तो ये होता क्या एक्चुअली, इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि जिस भी देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन होगा तो यहाँ पर वहाँ जो भी प्रोडक्ट वहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से उधर जाएंगे। ओके, तो इनमें जो है ना टैरिफ नहीं लगेगा, मतलब किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो फ्रीली जो है मूव यहाँ पर करवाए जाएंगे, चाहे किस दूसरे देश से बांग्लादेश में आ रहे हैं और चाहे बांग्लादेश से दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये कौन सा देश है जिसके साथ बांग्लादेश ने अपने इतिहास का पहला जो है ना PTA एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है? तो यहाँ पर कौन सा मुल्क है? क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूटान। ओके, ऑप्शन बी भूटान। तो इसके साथ जो है बांग्लादेश ने अपना पहला PTA साइन किया है। तो जब बांग्लादेश बना था ना, जब 1971 की वॉर चली थी, तो उस समय भारत के बाद भूटान ही दूसरा ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो था वो एक्सेप्ट किया था, ओके, रिकॉग्नाइज किया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लेयर्ड ए यूनियन टेरिटरी 100% ऑर्गेनिक। This UT is second one to achieve this status after Sikkim. Name of this UT. Okay, तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन डी दमन एंड दीव। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हाल ही में जो है ना यहाँ पर एक UT को जो है 100% ऑर्गेनिक जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गया। कहने का मतलब कि वहाँ पर जितनी भी खेती बाड़ी होती है ना सारी ऑर्गेनिकली होती है, किसी तरीके का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वहाँ पर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये वाली UT जो है ना ये अभी दूसरी है। पहला जो है यहाँ पर पहला रैंक है वो हमारे सिक्किम राज्य का है, जो भी यहाँ पर 100% जो है ना ऑर्गेनिक राज्य है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो है इनके फील्ड्स में खेतों में यूज नहीं किया जाता है। ओके, और दूसरे नंबर पे एक UT आई है जिसको कि 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया है। तो कौन सी UT है वो? तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लक्षद्वीप। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5। शहीद अशफाक उल्ला खान परानी उद्यान, ओके, ए जू विच इज लोकेटेड है। तो इसको भी भारत सरकार के द्वारा जो है ना अभी जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए जू। तो कि यहाँ पर इसका नाम शहीद अशफाक उल्ला खान पुरानी उड्डयन इस करके ऐसे करके नाम है। तो ये भी एक तरीके का अभी जू है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये जो यहाँ पर पार्क है ये स्थित है, ये जू जो है वहां पर स्थित है। और आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं महापरिनिर्वाण दिवस विच मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑप्शन ए December 6, ऑप्शन बी December 8,
ऑप्शन सी दिसंबर 5 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 4। तो कौन सी डेट को जो है ना यहाँ पर जो डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, उसको यहाँ पर मनाया जाता है और उसको यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी डेट है? तो वो है दिसंबर 6। याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल एंड कांगड़ा पेंटिंग्स are the products which got geographical indicator tag by DPID। तो यहाँ पर DPID क्या चीज़ है? तो यहाँ पर जो DPID की फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट की तरफ से ना यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेटर के टैग जो है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पर अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर GI टैग मिला है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो क्या आंसर सही लग रहा है आपको? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8। एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स एज नेवी डे टू कमेमोरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट, ए की ऑफेंसिव ड्यूरिंग द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर व्हेन द इंडियन नेवी इन्फ्लिक्टेड heavy damage on Pakistani vessels in Karachi harbor. This day is observed on। तो कौन से दिन को यहाँ पर जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, इसको हम जो है नेवी डे के तौर पर भी मनाते हैं। तो इसका रीज़न क्यों है, क्या है? तो यहाँ पर 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो उस समय भारतीय नेवी ने अच्छा खासा डैमेज जो था ना जो पाकिस्तानी वेसल्स थे उनको पहुँचाया था कराची हार्बर में, जो कराची बंदरगाह थी वहाँ पर। तो ये इस डे को कौन से डे पर जो है ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए दिसंबर 3, ऑप्शन बी दिसंबर 5, ऑप्शन सी दिसंबर 4 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, दिसंबर 4। तो याद रखिएगा नेवी डे हर साल दिसंबर 4 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर बात करें रिसेंटली ए कंट्री ब्लॉक इम्पोर्ट ऑफ स्लेव लेबर कॉटन फ्रॉम चाइना। It says is harvested with slave labor in China's Xinjiang region। Okay, and this country is, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कंट्री ने हाल ही में चाइना से वो स्लेव लेबर कॉटन जो था ना उसको यहाँ पर इंपोर्ट करता था, उसके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी कि मैंने आज के बाद जो है ना जो स्लेव लेबर कॉटन है चाइना से उसको मैं इंपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर कारण दिया गया? ये कारण दिया गया कि जो ये कॉटन को जब हार्वेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसकी जब कटाई होती है तो उस समय जो बंधुआ लेबर है ना तो उसका इस्तेमाल जो है चाइना के द्वारा किया जाता है, जो जिनजियांग रीजन है चाइना का। तो वहां पर कहने का मतलब है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई काम अगर नहीं करना चाह रहा लेबर का तो जबरदस्ती आप जो है ना उसको गुलाम बनाकर जो है एज ए लेबर यूज कर रहे हो वहां पर। तो इसी चीज का विरोध करते हुए इंपोर्ट के ऊपर जो है बैन लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ओके, कॉटन के ऊपर। तो ये कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली बैन लगाया है? नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी फ्रांस। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 1, इट हैज बीन प्लान्ड एज एन ऑल वेदर ऑल कार्गो सैटेलाइट पोर्ट टू एनहांस कैपेबिलिटीज in handling deep draft ships and larger vessels। Statement 2, the Vadhavan port will be India's 12th major port। Statement 3, the port project is part of the center's Sagarmala initiative that aims to make Indian ports major contributors to the country's GDP। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। तो एक बार इनको थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके पढ़ें, खुद से यहाँ पर एनालिसिस करें और आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 एंड 3। ओके, सिर्फ 1 एंड 3 वाली जो ऑप्शन है वो सही है, दूसरी वाली ऑप्शन गलत है। दूसरी वाली ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी जो है ना 12 मेजर पोर्ट अवेलेबल हैं। ओके, तो ये उससे आगे बन रहा है, तो ये 13th नंबर वाला मेजर पोर्ट है। ओके, ये जो वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट अभी जिसके ऊपर काम चलाया जा रहा है, जो कि बड़े बड़े वेसल्स को भी जो है यहाँ पर हैंडल कर सकता है आने वाले समय में। ओके, जो मतलब काफ़ी गहरे वेसल्स है, काफ़ी पानी में यहाँ पर गहरे होते हैं, उनका जो स्थल होता है तो उनको भी हैंडल कर सकता है अच्छे से। तो इस तरीके से इस पोर्ट को बनाया जा रहा है। तो ये सागरमाला इनिशिएटिव के तहत ही इसको बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में भारत की जीडीपी में काफ़ी उछाल जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो ये 13वां मेजर पोर्ट है, 12 ऑलरेडी बने हुए हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थारू ट्राइबल्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थारू ट्राइबल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं द वर्ड थारू इज बिलीव टू बी डेराइव फ्रॉम द स्थाविर मीनिंग फॉलोअर्स ऑफ थेरावाडा बुद्धिज्म। ओके, तो बुद्धिज्म के भी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो उनमें से एक है थेरावाडा बुद्धिज्म। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या यहीं से यहाँ पर जो है नाम लिया गया है थारू ट्राइबल्स की यहाँ पर कम्युनिटी का। दूसरी स्टेटमेंट है थारूस लिव ओनली इन इंडिया इन द इंडियन टेराई दे लिव मोस्टली इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। स्टेटमेंट 3 थारू वोमेन हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स दैन इज अलाउड टू वोमेन इन मेन स्ट्रीम नॉर्थ इंडियन हिंदू कस्टम। एंड स्टेटमेंट 4 द कम्युनिटी बिलोंग्स टू द टेराई लो लैंड अमिड द शिवालिक और लोअर हिमालयस। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है चारों में से? तो आंसर आपके सामने है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो कौन में से जो है इनमें से कौन सी आंसर सही है? तो बताइए, सोचिए, समझिए, विचारिए और फिर जो है ना आंसर दीजिए। तो वीडियो को बेशक आप पॉज कर लिया कीजिए। तो मैं आपको एक बार ये चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, आप ही का फ़ायदा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो देखो, जो सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट है ना वो गलत है। जो थारू ट्राइबल है वो सिर्फ इंडिया में नहीं पाए जाते, वो नेपाल में भी पाए जाते हैं। क्योंकि देखो, जिन राज्यों की यहाँ पर बात की जा रही है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों के तीनों राज्य नेपाल के साथ जो है ना बॉर्डर टच करते हैं। और जो नेपाल का तराई वाला रीजन है, ओके, और जो भारत का तराई वाला रीजन है, ओके, तो यहाँ पर यहीं पर जो है ये थारू ट्राइबल की कम्युनिटी जो है ये पाई जाती है। तो दोनों मुल्कों में पाई जाती है, इंडिया में भी और नेपाल भी। तो तराई जो है ना यहाँ पर ये प्लेन लैंड की तरह होता है, पहाड़ के साथ ही सटा जो लैंड यहाँ पर होता है, तराई रीजन उसको बोलते हैं हम। ओके, तो प्लेन लैंड जो होता है उसको हम तराई रीजन बोलते हैं। तो इसका फिर सही आंसर कौन सा हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। स्टेटमेंट 1 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी obtained membership of the International Association of Insurance Supervisors. Statement 2 it was established in 1992. The IAIS headquartered in Switzerland is a voluntary membership organization of insurance supervisors and regulators from more than 200 jurisdictions constituting 97 of the world's insurance premiums. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है? तो आंसर दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर की है। जो यहाँ पर जिसको हम IFSC बोलते हैं, तो आपने एक कोड भी सुना होगा। जो बैंक में अगर आप जाते हो आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है और साथ ही आपको एक IFSC नंबर भी मिलता है, ओके, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ओके, तो यहाँ पर हर एक जगह हर एक देश का एक IFSC होता है, सेंटर होता है, जिसके तहत जो है यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है और आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो यहाँ पर वो रिसेंटली मेंबर बना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का। तो ये क्या ये सही है? ओके, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि इसको यहाँ पर 1992 में स्टैब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो क्या ये सही है? ओके, तो क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? क्या ये 97% ऑफ द वर्ल्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम्स को यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ओके, तो जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर फॉल्ट है, गलती है। तो कहाँ पर है? ये जो एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है वो 1992 में नहीं हुई है, वो 1994 में हुई है। इसके अलावा जो बाकी सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पर वॉलंटरी मेंबरशिप ही है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर किसी भी कंट्री के द्वारा। और 97% ही यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड की इंश्योरेंस प्रीमियम जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो कौन सा आंसर सही हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 ओनली। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13 समदोरोंग शू। ओके, इट वॉज ए मिलिट्री स्टैंड ऑफ टुक प्लेस between two countries in the Samdorong Shu Valley and it was between option A Nepal and China, option B India and China, option C India and Pakistan, option D Pakistan and Afghanistan। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? थोड़ा सा वैली का नाम समझिए, कौन से इलाके में होगी, नाम से ही समझ के ना थोड़ा सा अंदाजा लगाया कीजिए कि कौन से इलाके में ऐसी वैली हो सकती है, ओके, जहां पर ऐसा स्टैंड ऑफ जो है होगा भारत का या फिर किसी और देश का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडिया एंड चाइना। तो अरुणाचल में ये वाला हिस्सा पड़ता है, ये वैली पड़ती है समदोरोंग शू वैली, इसका नाम याद रखिएगा। 1986-87 में पहली बार स्टैंड अप हुआ था 1962 की वॉर के बाद। ओके, तो अभी स्टैंड अप लद्दाख का हुआ था 2020 में जून महीने। तो अभी उसी के चलते ये भी यहाँ पर न्यूज़ में आ गया, तो इंपॉर्टेंट है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट HL2M टोकामाक। ओके, तो ये टोकामाक ये है क्या चीज़? स्टेटमेंट 1 कह रहा है द HL2M टोकामाक रिएक्टर इज चाइनाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस।
Statement 2, the mission is named Experimental Advanced Superconducting Tokamak East. Statement 3, located in the Sichuan province and completed late last year, the reactor is often called an artificial sun on account of the enormous heat and power it produces. तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी जो है ना वो इसका राइट आंसर है। तो पहला दुनिया का जो आर्टिफिशियल सन बनाया है, तो यहाँ पर चाइना के ही सिंचाओ प्रोविंस में इसको यहाँ पर किसी डिवाइस के थ्रू इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो जितनी ये हीट यहाँ पर होती है, ओके, तो यहाँ पर उतनी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की गई है इसके द्वारा, इस आर्टिफिशियल सन के द्वारा। तो इस मिशन का जो नाम है ईस्ट करके नाम है, ये भी याद रखेगा। और जो इसका रिएक्टर का नाम है HL2M टोकामाक रिएक्टर, तो इसका नाम भी याद रखेगा, ये चाइना को बिलोंग करता है। तो अभी तक का ये लार्जेस्ट यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बात करें, ए स्टेट इन इंडिया इज होल्डिंग ए बर्ड फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम as part of its initiative to save migratory birds that arrive in the state in large numbers every year, and name the state। बड़ी सिंपल सी बात है, एक राज्य है जो पहली बार जो है ना बर्ड फेस्टिवल मनाने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हर साल पहुँचते हैं, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए, डेडिकेट करते हुए यहाँ पर जो है पहली बार बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो किस राज्य के द्वारा ये मनाया जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। तो क्या लग रहा है, क्या राइट आंसर होगा? तो चिल्का लेक का आपने नाम सुना होगा, तो आपके दिमाग में आता होगा कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो चिल्का लेक पड़ती है उड़ीसा में। तो क्या उड़ीसा राइट आंसर है? तो देखिए, उड़ीसा राइट आंसर नहीं है। राजस्थान में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो पिछले समय बहुत बड़ी मात्रा में उनकी डेथ भी हुई थी। ओके, पानी में ही जो है ऐसा यहाँ पर पदार्थ था जो कि उनके ऊपर हानिकारक हो गया, तो उनकी डेथ हुई काफ़ी बड़े नंबर्स में। तो ये जो राज्य है ये बिहार है, ओके, जो पहली बार ऐसा इनिशिएटिव जो है लेने जा रहा है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरेकिबो टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप का नाम है। स्टेटमेंट 1 है, बिल्ट इन 1960s, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। स्टेटमेंट 2, बीइंग द मोस्ट पावरफुल रडार, साइंटिस्ट एम्प्लॉयड एरेकिबो टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड आइनोस्फीयर, मेकिंग सेवरल डिस्कवरीज ओवर द डिकेड्स, including finding prebiotic molecules in the distant galaxies, the first exoplanets, the first exoplanets and the first millisecond pulsar। तो ये देखो, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, तो क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों में से कोई गलत है? तो क्या आपको राइट आंसर लग रहा है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट गलत है। कहाँ पर गलत है? इसको यहाँ पर जो इंस्टॉल किया गया, बिल्ट किया गया, वो 1960s में नहीं बिल्ट किया गया, 1963 में बिल्ट हुआ था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्चर ऑफ पीस सेशन। स्टेटमेंट 1, द यूएन हैज ऑर्गेनाइज्ड सच सेशंस ईच ईयर सिंस 1997। स्टेटमेंट 2, द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन कल्चर ऑफ पीस was adopted by United Nations General Assembly on September 13, 1999. Statement 3, organized by the UN General Assembly. Statement 4, this occurred after 10 months of negotiations in the context of preparations for the International Year for the Culture of Peace. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सी गलत है, थोड़ा देखिए, दिमाग लगाएं। तो क्या चारों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर इनमें से कोई दो गलत है, या फिर कोई एक गलत है? तो क्या सही आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसकी जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, चारों की चारों सही हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर बात करें आदि महोत्सव की। तो आदि महोत्सव इज ए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल विच शो केसेज ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। ओके, तो ट्राइफेड क्या, इसका मतलब यहाँ क्या फुल फॉर्म यहाँ पर क्या निकलती है? ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ओके, इसका नाम थोड़ा याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्राइफेड। एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर है इसका? ये किन दो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो है यहाँ पर जॉइंटली इनिशिएटिव है आदि महोत्सव? इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। तो इसको जो अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया गया इस आदि महोत्सव को, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन चारकोल हैकाथॉन। स्टेटमेंट 1, लॉन्च्ड बाय NVVN NTPC विद्युत व्यापार निगम, ए होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ NTPC लिमिटेड। Statement 2, it is a technology challenge with an aim to fast track technology developments conducted by NVVN in partnership with EESL Energy Efficiency Services Limited. So which of the above statements is are correct? तो आंसर दीजिए, क्या दोनों सही है, क्या दोनों में से एक गलत है या फिर दोनों गलत है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही हैं। और अभी बारी है सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20, PMI और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली, ऑप्शन बी सर्विस सेक्टर ओनली, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड ऑप्शन डी बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो कौन कौन से सेक्टर्स की यहाँ पर जो है जब इंडेक्स बनाया जाता है वहाँ पर जो है PMI इंडेक्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, अगर हम बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर जानना चाह रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो ये कौन से यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स हैं, ओके, या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये कौन से बिजनेस एक्टिविटी की यहाँ पर इंडिकेटर है ये? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ओके, तो यही था आज का सेशन। तो कैसा लगा सेशन? तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में आंसर देके आप ज़रूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं, ओके, तो आप आंसर करें, मुझे बताएं कैसा लगा सेशन। लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।